देखिए क्या करेंगे अपन को रेजिस्टेंस दिया होगा 2.4 इंटू 10⁸ प्लस माइनस 10% है ना, स्ट्रिप्स का कलर बताना था। तो जो फर्स्ट डिजिट थी वो थी 2, तो 2 के एसोसिएटेड कलर कौन सा है, रेड, तो कितना आ गया, फर्स्ट कलर कौन सा आ गया, रेड। सेकंड डिजिट कितनी है, 4, और 4 के साथ कलर कौन सा होगा, येलो, तो सेकंड जो कलर होगा वो कौन सा हो जाएगा, येलो, ठीक है। 4 के साथ कलर कौन सा है, येलो। उसके बाद देखिए 10⁸ है, ठीक है। पर देखिए जब आप कलर से रेजिस्टेंस लिख रहे थे तो बीच में डेसिमल नहीं आता था, नहीं आता ना, तो फर्स्ट डिजिट लिखते थे डायरेक्ट सेकंड डिजिट, तो डेसिमल नहीं आना चाहिए। देखो तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे 24 इंटू 10⁷ प्लस माइनस 10। अब 10⁷ के साथ कौन सा कलर आएगा, वायलेट, तो थर्ड जो स्ट्रिप बनेगी वो वायलेट कलर की बनेगी, और फोर्थ कौन सी बनेगी, सिल्वर कलर की, है ना, प्लस माइनस 10 किसके साथ होता है, सिल्वर, तो फोर्थ जो स्ट्रिप होगी वो होगी सिल्वर कलर की, ठीक है। तो आपको कलर दे देगा, बैंड का कलर देगा, तो आप क्या बता सकते हैं, रेजिस्टेंस, और अगर आपको रेजिस्टेंस दे देगा तो आप क्या बता सकते हैं, बैंड के कलर। उसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर बीच में पॉइंट देना है, अगर डेसिमल दिया हुआ है तो पहले आप डेसिमल को हटा लें, एक 10 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि डेसिमल हट जाए, उसके बाद आप इतना चालू करें। जैसे यहाँ पे 8 है और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो है आपका, बात थोड़ी कर लेते हैं, ओम्स लॉ पे। तो जो ओम्स लॉ था वो क्या था, उन्होंने कहा था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे उन्होंने बोला कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर से मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, तो ये करंट इसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ऐसे रियोस्टेट बना दूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको बोला जाता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे V इक्वल टू IR। अब ये R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, तो ये R क्या था, रेजिस्टेंस, है ना, जो यहाँ कौन सा लग रहा है, क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, टेंपरेचर पे तो डिपेंड करेगा, है ना जी। तो इसलिए उन्होंने बोला था कांस्टेंट है, क्योंकि इस इक्वेशन में R क्या है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट तभी रहेगा जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो उन्होंने क्या बोला था, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो R हो जाएगा वो हो जाएगा V/I, यूनिट कितनी हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओम, ठीक है। सेम वही बात कि इस इक्वेशन में R कांस्टेंट है, अगर इस इक्वेशन में R कांस्टेंट है तो R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड डज नॉट डिपेंड ऑन I, क्योंकि तो कांस्टेंट रहेगा ना इस इक्वेशन में। तो और वैसे देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल होगा, तो यहाँ डबल होगा तो यहाँ भी डबल, तो R की वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट, यानी R है जो V और I दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, R इक्वल टू रो L बाई A, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, है जी। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर ये दोनों चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इन दोनों के बीच में अगर आपने ग्राफ बना दिया V और I के बीच में, तो वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। और जो इस लाइन का स्लोप होगा I एक्सिस के साथ, यानी ये मान लीजिए एंगल है थीटा, तो tan थीटा को बोलेंगे स्लोप, और ये बताएगा आपका रेजिस्टेंस, क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। तो देखो V इक्वल टू IR, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो पहली बात, जब भी कोई दो चीजें प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उसका स्लोप वही क्वांटिटी बताएगा जिसके साथ वो कांस्टेंट लगा हुआ है। जैसे आपने यहाँ कांस्टेंट लगाया, किसके साथ लगा, R के साथ लगाया, I के साथ, तो I एक्सिस के साथ इसका स्लोप बताएगा इस कांस्टेंट को ना, यानी रेजिस्टेंस को बताएगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल, बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप कौन से एक्सिस के साथ, जिसके साथ ये लगा हुआ है ना, आई एक्सिस के साथ, ठीक है। जैसे सेम वही बात है, जैसे कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता था, तो Q इक्वल टू अपन CV लिखते थे। तो सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ Q और V के बीच में ग्राफ बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और जो V एक्सिस के साथ स्लोप होगा यानी tan ऑफ थीटा, ये आपको क्या बताने वाला है इस केस में, कैपेसिटेंस। क्या बताने वाला है, कैपेसिटेंस। चलिए एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इस टाइप से दो ग्राफ दिए गए V और I के बीच में, ये R1 रेजिस्टर के लिए, ये R2 के लिए, है ना। R1 और R2 के लिए ग्राफ पूछे गए V और I में, तो ये है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले आप देखो रेजिस्टेंस, जैसे चलो मटेरियल लिख देता हूँ इसको, ये A और ये B, मैंने कहा कौन से मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आप देखिए ग्राफ दे रखा है V और I के बीच में, तो इस ग्राफ का स्लोप बताने वाला है रेजिस्टेंस। अच्छा, स्लोप भी कौन से एक्सिस के साथ लेना है, I के साथ। इसका मतलब I के साथ स्लोप लीजिए, इसका स्लोप इतना, इसका स्लोप इतना, किसका ज्यादा है, A का, इसलिए A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा B से। बोल बात समझ भाई। अच्छा, ऐसे ही जैसे यही ग्राफ में आपको दे देता है Q और V के बीच में, ये Q V, और ऐसे दो ग्राफ ये A और B, मैं पूछता किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो C इज ग्रेटर देन CV होता। तो स्लोप किसके साथ देखोगे, Q इक्वल टू CV में स्लोप देखोगे V के साथ, V के साथ किसका स्लोप ज्यादा है, A का। ये उल्टे भी दिए जा सकते हैं, देखो इधर मैं आपको I दे दूं और इधर आपको V दे दूं, और ऐसे ही दो मटेरियल A और B, मैं आपको तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो V और I ग्राफ में स्लोप देखना है, कौन से एक्सिस से देखना है, I एक्सिस से। तो I एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से स्लोप देखोगे, इसका इतना और इसका इतना, तो किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, B का। तो B का अगर एंगल ज्यादा आ रहा है तो RB इज ग्रेटर देन RA। ऐसे अगर ये भी मैं आपको उल्टे दे दूं, ये इधर B दे दूं, इधर Q दे दूं, तो ग्राफ अगर ये दूं, ये A ये B, तो स्लोप कौन से एक्सिस के साथ देखोगे आप, V के साथ। ये वाला स्लोप इतना है, किसका स्लोप ज्यादा है, B का, इसलिए CV इज ग्रेटर देन CA आएगा। बात समझ में आई। चलिए जी, और बात देखिए, अगर मैं कहूं कोई एक ही रेजिस्टेंस है, उसके लिए V और I के बीच में ग्राफ खींचा, पर अलग अलग टेम्परेचर पे, तो देखो टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ आई। तो मैंने कहा दो अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने ग्राफ खींचा एक ही रेजिस्टर का, तो देखो अलग अलग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ खींचा हुआ है, ये टेम्परेचर T2 पे, ये I एक्सिस है, ये V एक्सिस है। मैंने बताइए कौन सा टेम्परेचर जाता है। तो आपकी एक सिंपल सी बात तो ये पता होगी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। तो आप VI ग्राफ दिया तो VI ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिस ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। अब देखो कौन से एक्सिस के साथ स्लोप देखोगे, I के साथ, तो भाई किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, 2 वाले का। तो इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका ही क्या ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। अच्छा जी, और देखिए, और अगर मैं आपसे बोलूँगा ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ दिया मैंने V और I के बीच में, ये और ये इधर से 30 डिग्री बना रहा है, ये इधर से 30 डिग्री बनाता है, ये मटेरियल A है, ये B। मैंने आपसे पूछा फाइंड RA अपॉन RB, तो RA क्या होगा, स्लोप, यानी tan थीटा A अपॉन tan थीटा B, जहाँ पे थीटा A और थीटा B क्या होंगे, ग्राफ के एंगल कौन से एक्सिस के साथ, I एक्सिस के साथ। तो I के साथ देखो, तो B का तो सीधा एंगल I के साथ ही दे रखा है, तो थीटा B की वैल्यू तो सीधी 30 होगी, और थीटा A की वैल्यू दे किसके साथ रखी है, V एक्सिस के साथ, चाहिए किसके साथ, I के साथ, यानी आपको तो ये चाहिए। तो थीटा A की वैल्यू मेरे हिसाब से तो 60 होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा tan 60 अपॉन tan 30। अच्छा जी, सोल्व करोगे तो आएगा √3 और ये आएगा 1/√3, इसको सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 3। ऐसे में अच्छा जी,
तो इस टाइप से तो ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये कैपिटल में भी आएंगे और यहाँ पे भी। कैपिटल में ये एक्सिस क्या बन जाती है, एक क्यू एक्सिस बन जाती है और एक क्या बन जाती है, वी एक्सिस बन जाती है। सिंपली आपने निकाला, ठीक है जी। चलिए और देखिए, जो ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, आर से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक बैटरी लगाई जाती है, एक की लगाई जाती है, एक रियोस्टेट लगाया जाता है। इस रियोस्टेट का काम होता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना, है ना। ये जैसे V वाली है तो ये इसको 0 से V तक चेंज कर सकता है इसके अक्रॉस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मुझे ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मुझे एक तो ऐसी डिवाइस चाहिए जो अप्लाइड, इसको चेंज करके मैं इसको अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको 0 से V तक चेंज कर सकता हूँ। तो अब फिलहाल लगा हुआ कितना है 0 से V के बीच में, उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। एक वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, और एक लगाया जाता है एमीटर जो करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो जो करंट मेजरिंग डिवाइस होती है उसको बोलते हैं एमीटर, और जो वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। दूसरी बात, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तीसरी बात, आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा क्योंकि सीरीज में लग रहा है ताकि सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज ना कर दे। और ऐसे जो वोल्ट मीटर होगा आइडियल, उसका रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। कितना होता है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि जो सर्किट में से करंट जा रहा है तो मैं नहीं चाहता इसमें बिल्कुल भी करंट ऊपर जाए, पूरा पूरा करंट इधर सर्किट में से ही रहना चाहिए। इसलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 0। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, इन्फिनिटी। बात समझे। और ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको मैं चेंज करके इधर मैं V और I की डेटा लिख लेता हूँ। देखो V और I, अब मैं V को चेंज करके इधर